नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मध्य प्रदेश का चर्चिंग नर्सिंग कॉलेज घोटाला, जिसमें 2022 की शुरुआत में प्रदेश के 55 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में गड़बड़ी सामने आई। कई ऐसे कॉलेज पाए गए जो या तो सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे हैं या फिर किराए के कमरे में। मामला न्यायालय तक पहुंचा। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन द्वारा न्यायालय के समक्ष अंडरटेकिंग भी दी गई, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी जांच करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जांच अब सीबीआई के हाथों में भी है। सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों और फैकल्टीज को बुलाकर उनका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है और आपको बता दें, आगामी 22 दिसंबर को सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में सौंपेगी। सीबीआई जो जांच रिपोर्ट देगी वो तो देगी, लेकिन उससे पहले देश न्यूज आपको बताएगा नर्सिंग घोटाले का एक एक राज। आज इलाज के इलाज में हम परत दर परत नर्सिंग घोटाले के राज से पर्दा उठाएंगे। बता दें, 2020-21 में कई नर्सिंग कॉलेज खोले गए। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आपको बता दें 40,000 स्क्वायर फीट जमीन का होना जरूरी होता है, साथ ही 100 बिस्तर का अस्पताल भी होना होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में दर्जनों ऐसे कॉलेज खुले जो इसमें फिट नहीं बैठते थे। और सिर्फ यही नहीं, इसमें सबसे बड़ी और दिलचस्प बात तो ये है कि एक ही फैकल्टी का नाम अलग अलग कॉलेजेस में दर्शाया गया था, यानी कि फैकल्टी डुप्लीकेसी का मामला भी सामने आया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में फैकल्टी डुप्लीकेशन के मामले में 2 लाख रुपए दंड किया गया था, लेकिन यही साथ ही साथ आपको बता दें कारण बताओ नोटिस भी दिए गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन 2 लाख रुपए दंड का लिखित में कहीं भी आदेश नहीं है। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इस मामले को देखते हुए नर्सिंग कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगा दी। इसके बाद आज करीब 3 वर्ष बीत चुके हैं, नर्सिंग कॉलेजों में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हैं और करीब 1 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। आज हम इसी घोटाले पर चर्चा करेंगे और आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आलोक संघाई जी, एडवोकेट रेखा जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हितेश शर्मा जी। हम इन तीनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, आप तीनों का ही देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आलोक सिंघाई जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो नर्सिंग काउंसिल में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, कई नर्सिंग कॉलेजों को निलंबित किए गए हैं, कब से जानते हैं आप, कितना जानते हैं इस बारे में और क्या आपके संज्ञान में ये चीज़ें हैं और क्या क्या अपडेट्स है इसके? जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं, ये तो अब आई हैं, इसके पहले से ये चलता रहा है। और नर्सिंग की दरअसल में इतनी बड़ी तादाद में ज़रूरत है नर्सेज की, वार्ड बॉय की, पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और भारत में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि ये सोचा जा रहा था कि यहाँ के बच्चे तैयार हो जाएंगे, तैयार होकर उनको रोजगार मिल जाएगा, विदेशों में भी मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में भारत की नर्सेज की ज़रूरत है, डिमांड अच्छी है, तो ये देखते हुए किया गया था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, अच्छा, लाइसेंस लेने के लिए कमीशन अधिकारियों ने लिया और बरसों से ये घोटाला चलता रहा। ये बाद में चीजें सामने आई हैं। तो ये कॉलेजेस को परमिशन भी दी गई और फर्जी कॉलेजेस को भी दी गई। तो ये सब चीजें लोगों को बार बार प्रेस भी लिखता रहा, हमेशा ये बात उजागर करते रहे, लेकिन पहली बार इसको संज्ञान में लिया गया है और ये अच्छी चीज है। भारत की नर्सिंग क्वालिटी कंट्रोल से पास हो, ये जरूरी है और इन कॉलेजेस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो फर्जी कॉलेजेस हैं। और बड़ी तादाद में जो बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं, उस रास्ते में वो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट निकले ताकि वर्ल्ड में उनकी जरूरत पूरी हो सके। आलोक संघाई जी, जैसा कि आपने कहा कि जो फर्जी कॉलेजेस है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं जो नर्सिंग काउंसिल है वो भी दोषी नजर आ रहा है, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल ने खुद का अपनी तरफ से ये कहना है कि कई बार उन्होंने जांच रिपोर्ट पेश की, अंडरटेकिंग दी गई, दंड भी 2 लाख का जो है वो किया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं भी लिखित में नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल सही है, अपराध तो नर्सिंग काउंसिल से ही हुआ है जी। इसके पीछे कोई भी हो, इसको प्रमोशन देने वाला कोई भी हो जी। बात ये है कि नर्सिंग काउंसिल के जितने भी अधिकारी रहे हैं, जो सिस्टर्स रही हैं, तो वो लोग जो है इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है और उनके हाथों से जब अपराध हो रहा है, बार बार आपको बताया जा रहा है, फिर भी आप अपराध किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें दंड भी मिलेगा। बिल्कुल।
वहीं मैं डॉक्टर हितेश शर्मा के पास आना चाहूँगी और डॉक्टर हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से नर्सिंग काउंसिल में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, क्योंकि जैसे कि अभी आलोक संघाई जी ने भी कहा कि पूरे देश को और जनता को जाहिर है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, अच्छी नर्सेस की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक मेडिकल फील्ड में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो पढ़ लिख के अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया। नर्सिंग काउंसिल का जो घोटाला हुआ, इसमें ये चीज़ सामने आई है कि कई ऐसे कॉलेज बनाए गए हैं जो मतलब बिना छात्रों को पढ़ाए, बिना थ्योरेटिकल क्लासेस, बिना प्रैक्टिकल क्लासेस के सीधे डिग्री दे देते थे। अब अगर इस तरह के छात्र और इस तरह के लोग मेडिकल फील्ड में आएंगे तो उससे क्या असर होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नर्सिंग कॉलेजेस की परमिशन का जी, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास उस हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स होने चाहिए जो एक्सपोज कर पाए उस स्टूडेंट को जी, उस सारी चीज़ों के लिए जो उसको आगे फ्यूचर में पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इसलिए अस्पतालों की परमिशन आज से 5 साल पहले तक किसी भी हॉस्पिटल से अटैच करके मेडिकल से आप नर्सिंग कॉलेज चला सकते थे। जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ सालों पहले से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आपका स्वयं का एक 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी आपको नर्सिंग की परमिशन मिलेगी। उसके पीछे एक कंसेप्ट ये था कि उस 100 बेड में जो पेशेंट एडमिट होंगे उन पेशेंटों पे ही नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपना एक्सपीरियंस जो भी हाथ उनका होगा वो उसी पे क्लियर होगा और जो भी उनके बेसिक नीड्स है वो उन्हीं से पूरी हो पाएंगी। अगर पेशेंट ही नहीं होगा तो सिर्फ थ्योरी करने से तो कभी भी कोई ना डॉक्टर बन सकता है ना नर्स बन सकता है। ये जो फील्ड है ये थ्योरेटिकल फील्ड ही नहीं है, ये फील्ड ही प्रैक्टिकल है। जितने ज़्यादा पेशेंट का आपका एक्सपोजर होगा, जितने ज़्यादा पेशेंट्स के आप टच में होंगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा। अगर ये आज जो स्टूडेंट्स बिना थ्योरेटिक प्रैक्टिकल नॉलेज के सिर्फ थ्योरी में पास करके बाहर आ रहे हैं, ये हमारे हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट्स के लिए, इनफैक्ट फ्यूचर में आई थिंक पूरे स्वास्थ्य के सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जी, बिल्कुल। रेखा जैन जी, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से चीज़ें सामने आई है कि करीब 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं पूरे घोटाले को सामने आए हुए, इस तरह के मामले सामने आए हुए कि नर्सिंग कॉलेजेस में धांधली हो रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के कई नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं। कई बार याचिका दायर की गई, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि ये जो कार्रवाई की प्रोसेस है वो इतनी स्लो है, क्योंकि किसी भी अधिकारी को पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई तो चल रही जी। है और थोड़ा टाइम इसमें जरूर लग रहा है, जी। क्योंकि प्रॉपर तहकीकात जब तक नहीं होगा और सारे सबूत जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक कैसे उसको आदेशित किया जा सकता है ना। तो इसलिए जैसे कि अभी हाईकोर्ट में लगा हुआ है और ग्वालियर इसमें हाईकोर्ट में लगा, जबलपुर में लगा हुआ है, याचिकाएं लगी हुई हैं, उस पर सुनवाई चल रही है और उस पर प्रॉपर इंक्वायरी भी चल रही है। जैसा ही प्रॉपर रिपोर्ट मिलता है और इंक्वायरी उनकी संपन्न हो जाती तो आदेश भी होगा और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो हाँ जी, रेखा जैन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर दोषी सामने आते हैं कार्रवाई में, जब क्योंकि आगामी 22 दिसंबर को सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है हाईकोर्ट को, तो जिसमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं किस किस कानून के तहत किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखो, जो एक तो जो उन्होंने फर्जी कॉलेज खोल रखा है, मतलब प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एरिया जैसे बता रखा कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनका कॉलेज में स्पेस होना चाहिए, जो हॉस्पिटल खोले हैं उन्होंने, क्लिनिक खोला उसमें प्रॉपर 100 बेड होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अगर ये सब नहीं है, उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो तो निरस्त होगा ही होगा। प्लस साथ में जो उनके संचालक है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, प्लस सजा भी होगा और उनको अर्थदंड भी भुगतना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। आलोक सिंघाई जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आगामी 22 दिसंबर को सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने वाली है, क्या हो सकता है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कई बार इस तरह के केसेस में सीबीआई आई है, कई केसेस सीबीआई अपने हाथ में लेती है और फिर जब सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती है तो वो एक नया अलग ही एंगल ले लेती है, कई सारी चीज़ें साफ हो जाती है। अब इसमें जो इस मामले में सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने वाली है तो उसमें क्या सामने आ सकता है? सीबीआई किस तरह से ये जांच रिपोर्ट पेश करेगी और क्या निराकरण निकल सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से दामिनी जी ये इसमें सामने साफ दिख रहा है, फर्जी कॉलेजेस हैं, इनके बारे में शिकायतें हैं और इसके पहले जांच भी हो चुकी है कईयों बार और वो जांच के बीच फैक्ट्स हैं। ज़्यादा फील्ड में काम करने की ज़रूरत अब नहीं बची है क्योंकि काफ़ी काम हो चुका है और सीबीआई को भी वही फैक्ट्स मिलना है और उन फैक्ट्स के आधार पे जिन लोगों ने देखा जाएगा कि जिन लोगों ने मंजूरियां दी हैं, जिन लोगों ने निरीक्षण किया है, निरीक्षण करके फर्जी रिपोर्ट्स दी हैं, उन पे कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। उनको सस्पेंड बर्खास्त तो जो किया जाएगा होगा ही, साथ में जेल यात्रा भी करनी पड़ेगी।
जी। और सबसे बड़ी चीज, नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को अंधे हो गए थे क्या? उनको दिखता नहीं था क्या? बिल्कुल। क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतने सारी फर्जी कॉलेजेस चल रहे हैं और आप उसको परमिशन दिए जा रहे हैं? जी। आप मरीजों के साथ में, आम नागरिकों के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोगों को भेजना चाह रहे हैं फील्ड में। तो ये जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच रिपोर्ट देगी, राज्य सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आलोक सिंह जी, जैसे कि आपने कहा कि नर्सिंग काउंसिल के लोग अंधे हो गए थे, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था? इसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जो नर्सिंग काउंसिल की नई रजिस्ट्रार है सिराली जैन जी, उनको जब नियुक्त किया गया तो उसके बाद ये चीज सामने निकल कर आई कि वो पुराने लोगों को हटाकर अपने लोगों को, नए लोगों को ला रही है, मतलब नए लोगों को नियुक्त कर रही है। ऐसे समय में, जिस वक्त सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे समय में पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त करना, क्या समझे हम इसको सर? बिल्कुल साक्ष्य मिटाने की तैयारी की जा रही है। जी। पुराने लोगों को हटा दिया जाएगा तो फिर कौन बताएगा? बिल्कुल। और वो कहाँ चले जाएंगे, उनको ढूंढा भी नहीं जा सकेगा। तो जाहिर सी बात है, ये पूरे घोटाले पे पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। आप जब तक कोई साक्ष्य को अस्त व्यस्त नहीं कर सकते, जब तक जांच चल रही है, तो जाहिर सी बात है किसी कर्मचारी को हटाया जाना बिल्कुल गलत है और साक्ष्य छुपाने के अपराध में इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा आपके पास आना चाहूँगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से लोगों का एक भरोसा होता है डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई है और बिना पढ़े लिखे कई सारे डॉक्टर्स, नर्सेस आ चुके हैं, क्योंकि अब जाके ये मामला सामने आया, लेकिन ये मामला तो काफ़ी समय से चला आ रहा है, काफ़ी लोगों को तो इसकी डिग्री मिल चुकी है, काफ़ी लोग फील्ड पे है, तो क्या मतलब ये प्रभाव पड़ेगा कि लोग विश्वास करना बंद कर दें नर्सेज और डॉक्टर्स पर? क्योंकि बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिकल किए, बिना थ्योरेटिकल एग्जाम के, बिना पढ़े जब सीधे डिग्री मिल जाती है, तो फिर ये तो एक जाहिर तौर पर जनता के साथ, आम जनता के साथ भी विश्वासघात है। देखिए, जैसे अभी आलोक जी ने जो पॉइंट उठाया कि इसमें नर्सिंग काउंसिल की जिम्मेदारी है, वो तो है, बट आप बेस समझिए, बेस क्या है? आपने 100 बेडेड हॉस्पिटल की परमिशन कहाँ से ली है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक 100 बेड की परमिशन आपको सीएमएचओ कार्यालय नहीं देगा, जब तक आप उसको अटैच करके अपना नर्सिंग कॉलेज शो कैसे करेंगे? तो बेस क्या है कि जो 100 बेड की परमिशन दी है, आप उन कॉलेज अस्पतालों में एक बार जाइए, आप उनको जाके देखिए, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स देयर इज 110 स्क्वायर फीट एक बेड के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अगर आप 100 बेड की परमिशन दे रहे हैं तो इट मस्ट बी अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट का तो कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए। आप जाके देखिए, 90% हॉस्पिटल्स को 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट पे परमिशन मिली हुई है। कैसे संभव होगा ये? जी। आप सबसे पहले बेस कारण तो जानिए। अगर उसको 100 बेड की परमिशन ही नहीं होती तो उसके ऊपर नर्सिंग काउंसिल कैसे अपना नर्सिंग कॉलेज की परमिशन देती? जी। क्योंकि अगर आपके पास अस्पताल ही नहीं है तो आप उसको शो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सिर्फ नर्सिंग काउंसिल की गलतियां गिना रहे हैं। आप पहले सीएमएचओ ऑफिस में जाइए, सीएमएचओ ऑफिस में जाइए जहां पर रेट बंधा हुआ है 50,000, 1 लाख, 2 लाख पर बेड का। तो ये सबसे पहले तो ये त्रुटि आप पूरी करिए ना। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आयुष्मान घोटाला भोपाल में क्यों हुआ? जी। भोपाल का उसका कारण क्या है? मैं आपको उसका बेस बताता हूँ। थोड़ा सा पॉइंट अलग है लेकिन बेस उसका मिलता जुलता है। आयुष्मान के जितने अस्पताल भोपाल में खुले हुए हैं, इतने किसी भी जगह नहीं खुले, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है अस्पताल खोलने के लिए। आप कोई भी एक नर्सिंग का ले लीजिए, बीएचएमएस, बीएमएस ले लीजिए, वो प्रॉपर अस्पताल का छोटा मोटा सामान जमा के सीएमएचओ कार्यालय में जो भी उनका लेन देन है वो देते हैं और परमिशन ले लेते हैं हॉस्पिटल की। जब हॉस्पिटल इस तरह से खुलेंगे तो आगे चल के तो सफर जनता ही करेगी। तो आप इसको सिर्फ नर्सिंग से अटैच कर रहे हैं, लेकिन ये व्यापक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो परमिशन अलॉट हो रही है अस्पतालों को, इनको सबसे पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये परमिशन कैसे मिल रही है इनको। तो हितेश जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जो परमिशन दे रहे हैं, यानी कि सीएमओ? सीएमएचओ कार्यालय में एक प्रॉपर टीम गठित होती है, जो टीम जाके मौके पे हॉस्पिटल का निरीक्षण करती है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके आधार पर ही सीएमएचओ ऑफिस से परमिशन आती है। तो क्या वो टीम जाके वहां 100 बेड पाती है? क्या उसको उस 100 बेड के अलावा फैसिलिटीज दिखती हैं? और अगर नहीं दिखती हैं तो वो कैसे उनको परमिशन प्रोवाइड कर रही है? आप 100 बेड की बात कर रहे हैं, भोपाल में 300 बेड की परमिशन है। 300 बेड्स के लायक उस यहाँ मेडिकल कॉलेज की परमिशन होती है 300 बेड पे। आप सोचिए 300 बेड का 5000 स्क्वायर फीट पे कैसे कोई अस्पताल बन सकता है? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बेस से आप गड़बड़ी जब कर रहे हैं तो वो तो जब बेस ही खराब है तो ऊपर जाके तो चीजें खराब होंगी। जी बिल्कुल, मतलब आप इसमें जिम्मेदार सिर्फ नर्सिंग काउंसिल को नहीं ठहराया जा सकता, जैसे कि हितेश जी ने कहा कि जब हम जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ऐसी चीजें सामने निकल कर आएगी कि अगर अस्पतालों को
पहले जांच कर ली जाए, निरीक्षण कर लिया जाए, जो सीएमएचओ कार्यालय में टीम गठित की जाती है, अगर वो पहले ही जाकर निरीक्षण कर ले तो अस्पताल की मान्यता ही नहीं होगी। जब अस्पताल को मान्यता ही नहीं मिलेगी तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। लेकिन सर चीज तो ये भी सामने आ रही है ना कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, क्या नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो निरीक्षण करे और सारी चीजों का मुआयना करे, उसके बाद रजिस्टर करे? देखिए मैम, क्या है, यहाँ सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि जो नर्सिंग काउंसिल है वो डॉक्यूमेंटेशन ही देखती है। आपके पास 100 बेड की परमिशन अगर सीएमएचओ जो उनकी वेबसाइट है उस पर आपके बेड शो हो रहे हैं और आपके पास प्रॉपर परमिशन है, तो नर्सिंग काउंसिल फिर आपकी फैकल्टी निरीक्षण करती है बेसिकली, और उसके अलावा सिर्फ बेड काउंट करती है। उसका काम ये नहीं है वहां यहाँ जाके देखना कि आपके पास ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं ठीक करने के लिए, आपके पास वेंटिलेटर्स कितने हैं, आपके पास मॉनिटर्स कितने हैं, आपके पास डीफैब कितने हैं, ये सब देखना नर्सिंग काउंसिल का काम ही नहीं है, उनका कंसेप्ट में ही नहीं है। उनका कंसेप्ट सिर्फ बेड काउंट्स करना है और फैकल्टी के आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना है कि ये डॉक्टर्स आपके यहाँ हैं, ये नर्सेस की एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ये सब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और फैकल्टी आपके पास प्रॉपर है या नहीं। तो अगर आप सीधे सिर्फ उन्हीं को बोलें कि हॉस्पिटल चलाना सही करना उन्हीं का काम है, तो वो अपना पल्ला इस पे झाड़ देंगे, क्योंकि हमारा काम ये, जैसे किसी को अगर आप लाइसेंस दे देते हैं और भले उसने गाड़ी कभी नहीं चलाई और वो गाड़ी करके एक्सीडेंट कर देता है, तो पुलिस तो बोलेगी इसके पास तो लाइसेंस था ऑलरेडी। भाई एक्सीडेंट हुआ अलग बात है, लेकिन लाइसेंस तो प्रोवाइड, पहले जो लाइसेंस ही दिया गया वो गलत दिया गया ना जी। भाई आपने उस अस्पताल को दिया ही क्यों 100 बेड जब उसका कुछ था ही नहीं? तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं सब इंटरमिंगल्ड है, किसी एक को पूरा दोष नहीं दिया जा सकता जी। तो हितेश जी, जैसे कि आपने कहा कि नर्सिंग काउंसिल का काम सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, फैकल्टी वेरिफिकेशन करना है, फैकल्टी डुप्लीकेसी का भी एक मामला है सामने आया है जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा, नर्सिंग काउंसिल का काम है वेरिफिकेशन करना, तो फिर फैकल्टी डुप्लीकेसी के मामले कैसे सामने आ रहे हैं? क्या फैकल्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई किए जा रहे? बिल्कुल। एक्चुअली क्या था मैम, लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स पहले तक फैकल्टी मेडिकल कॉलेजेस की एक बार अगर आप कहीं एंटर कर जाते थे तो वो आपकी पोर्टल पे शो होती थी। फिर आप किसी दूसरी जगह जाके अगर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, तो वो आपका क्लियर वहां पे उनके पोर्टल पे आ जाता था कि आप ऑलरेडी दूसरे मेडिकल कॉलेज से रजिस्टर्ड है। लेकिन ये नर्सिंग में नहीं था। ये नर्सिंग में इन्होंने इस साल लागू किया है कि अगर आप किसी एक जगह एमएससी या बीएससी नर्सिंग होके आप वहां जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरी जगह अगर जॉब के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उनके पोर्टल पे वेरीफाई हो जाएगा कि आपके ऑलरेडी कहीं सबमिटेड है। ये इस साल से चालू हुआ है जब इस तरह के घोटाले सामने आए और डुप्लीकेसी का मामले सामने आए। तो अब आई थिंक जो फैकल्टी डुप्लीकेसी है ये तो चीजें आगे चल के कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि ये तो सब अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अब किसी भी डॉक्टर को या नर्स को 2 जगह शो नहीं किया जा सकता, तो ये तो शायद बच जाएगा। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो कैसे सुधरेंगी, इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर जो नर्सिंग काउंसिल द्वारा दंड लगाया गया है, नोटिस दिए गए हैं, कानून बचाओ नोटिस जारी किए गए हैं, उसका कहीं भी लिखित में कहीं आदेश क्यों नहीं मिल रहा है? मैम ये तो लीगैलिटीज हैं, तो ये तो नर्सिंग काउंसिल ही बता पाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, कभी किसी भी डॉक्टर्स को या जो चला रहे हैं संचालक नर्सिंग कॉलेज, इनके पास अभी तक कोई नोटिस इस तरह के नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि मेरे पहचान में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नर्सिंग कॉलेजेस हैं और जिनके यहाँ जांच हुई है, जो गलत भी पाए गए हैं और जिनके खिलाफ हाईकोर्ट में डिसीजन चल भी रहा है डबल बेंच में। जो सीजेआई है मलिमठ जी और मिश्रा जी, उनके बेंच में डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो अभी तक उनके पास कोई लीगल नोटिस नहीं पहुंचा है। वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ये चीज दिखाई जाती है कि वो नोटिस भी जारी कर रहे, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रहे, कार्रवाई भी कर रहे हैं, कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। लेकिन जब देखा जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, तो लीगली ये चीज कहीं नहीं मिलती है, कहीं लिखित में आदेश नहीं मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं नर्सिंग काउंसिल इसके लिए जिम्मेदार है। डेफिनेटली मैम, वो तो है, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ उसके साथ एसोसिएट्स गिना रहा हूँ। वही रेखा जैन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि इस मामले में, पूरे मामले में जैसे कि अभी हितेश शर्मा जी ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल तो जिम्मेदार है ही है, साथ साथ में सीएमएचओ कार्यालय में जो टीमें गठित की गई है वो निरीक्षण नहीं करती है। डॉक्टर्स जो अस्पताल जो जिनके पास 100 बेड नहीं होते हैं उन्हें भी मान्यता मिल जाती है। तो उसके बाद नर्सिंग काउंसिल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्टर कर देता है। क्या मतलब, क्या समझे हम कि इसमें ज्यादा दोषी कौन है? नर्सिंग काउंसिल को हम दोषी ठहराएंगे या फिर जो बेसिक लेवल पे देखा जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सीएमएचओ कार्यालय में जो अधिकारी है हम उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने जाके निरीक्षण नहीं किया, इसी वजह से नर्सिंग काउंसिल ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सीधे उन्हें रजिस्टर कर दिया और कॉलेज संचालित करने की अनुमति दे दी। देखो, इसमें ये पूरा सिस्टम ही दोषी पाया जाता है और पूरी इन लोग की सारी मिली भगत है एक तरह से। और ये पूरा मसला जाता है कहाँ पे? सिर्फ इसको नर्सिंग को नहीं देखा जा रहा, ये सिर्फ व्यवसाय देखा जा रहा है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन किया जाए जी। सिर्फ एक व्यवसाय बना रखा है।
और बच्चियां जो बहुत सारी हैं ऐसे जो विलेज की भी आती हैं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग करती हैं, स्टडी करके आ रहे हैं, और भी जो बच्चे लोग आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया जाता। थ्योरिकल पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे नील बटा सन्नाटा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नर्सेस हैं वो आई भी हैं, कंटेक्ट किया कि भाई हमें इस टाइप से परेशानी होती है, नाइट में ड्यूटी लगा देते हैं या कभी भी कुछ भी चेंज किया जा सकता है, पर प्रॉपर उनको गाइडलाइन नहीं दिया जाता, किस टाइप से ट्रीटमेंट करे, क्या करे, पूरा बताते नहीं, पेशेंट के सामने खड़ा कर देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। जब उनके नर्स को डांट पड़ती है तो वो ऊपर से जो आदेश रहता वो सारा मामला रफा दफा हो जाता है, भुगतना सारी नर्सेस को पड़ता। तो ऐसे कई नर्स मेरे पास आई हैं, पर उनको उनके खिलाफ वो बोलने के लिए उनमें कहीं से कहीं तक ताकत नहीं है, ना तो हिम्मत जुटा पा रही है कि हम उनके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई किया जा सके जी। तो ऐसी कंडीशन में तो पूरा सिस्टम ही एक तरह से भ्रष्ट चल रहा है, और इसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है अभी 22 दिसंबर को याचिका पेश तो हो ही रहा है, आदेश होगा, उसके बाद हम सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो रेखा जैन जी, जैसे कि 22 दिसंबर को सीबीआई जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है, क्या लगता है आपको किस तरह से चीजें सामने निकल कर आएगी? सीबीआई की जांच रिपोर्ट में किस तरह से इस मुद्दे का निराकरण होगा? देखो, जांच रिपोर्ट में तो अब जैसा आएगा तो वो सामने सभी लोग को आएगा, आप लोग को देखने को भी पता चलेगा। उसमें यही है कि जो फर्जी कॉलेज खुले हैं और जो नर्सिंग है, इन लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, जो बेड है, एरिया वाइज है, और जो उसमें करप्शन हो रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियाँ हो रही, वो सारी चीज़ें आएंगी, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, सजा भी होगी, और अर्थदंड भी मिलेगा इन लोगों को जो दोषी पाए जा रहे हैं, और उनके लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। ठीक, वही आलोक संघई जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि नर्सिंग कॉलेज में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इस वजह से करीब 3 वर्ष हो गए, अभी तक बच्चों की और जो छात्र हैं उनकी परीक्षा नहीं हो पाई है, जिससे करीब 1 लाख से ज्यादा छात्र सफर कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि ये लापरवाही गजब की है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय से भी परमिशन दी जाती है, और जो सीबीआई जांच में ये बात सामने आएगी। अब सीबीआई जांच की टीम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी कॉम्पिटेंसी से जांच करती है। दरअसल में ये बात आनी चाहिए कि परमिशन किसने दी। जब सर्टिफिकेट जारी हो गया तो नर्सिंग काउंसिल के पास में कोई चारा नहीं है कि उसको परमिशन दे। लेकिन समस्या ये है कि नर्सिंग काउंसिल को क्या अपनी व्यवस्था संभालने की का ध्यान नहीं था कि आपके हाथों से इतने सारे कॉलेजेस जब बंधे हुए हैं जिनको आप परमिशन दे रहे हैं, तो आपको जो है उनकी व्यवस्था देखनी थी। आप इतने सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में बना दिया गया है, तो निश्चित रूप से इन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नर्सिंग काउंसिल के हों, चाहे डॉक्टर अमले के हों, सरकारी अमले के हों, सीएमएचओ कार्यालय के हों, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग हैं। और स्वास्थ्य विभाग इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, और जब शासन स्वास्थ्य विभाग को अपनी जिम्मेदारी लेता है, जन स्वास्थ्य को कहता है कि हम जनता के स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें न केवल विभाग के लोगों पे, बल्कि राज्य शासन से भी जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके हाथ में इन पे निगरानी करने की जिम्मेदारी है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है नेग्लिजेंस बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर हितेश शर्मा, आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। एमएनआरसी में कई ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी है जो अभी भी पदस्थ है, लेकिन उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आउटसोर्सिंग मेडिकल फील्ड में एक पोस्ट लेवल पे होती है। जैसे सीएमएचओ के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो 4 से 5 लोगों को आउटसोर्स करके दैनिक वेतन भोगी टाइप से रख लेगा। तो आउटसोर्सिंग के रिकॉर्ड्स उन्हीं के हाथ में होते हैं जो उस समय बैठे थे। वो रिकॉर्ड्स अपने साथ लेके जा भी सकते हैं, और अगर वो छुपाना चाहें या मैनिपुलेट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। क्योंकि अब अधिकारी ही बदल दिए उन्होंने सारे, तो जो पुराने अधिकारी हैं वो शायद उस रिकॉर्ड को छोड़ के जाए, ऐसी तो संभावना कमी। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी के कारण हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो जिस तरह से आपने देखा नर्सिंग काउंसिल का ये पूरा मामला, जो नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम नर्सिंग कॉलेज शामिल है, कई कॉलेजों को निलंबित भी किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 दिसंबर को जब सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी तो उसमें क्या चीजें सामने निकल कर आएगी, आखिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। क्योंकि एमएनआरसी द्वारा तो कई बार कहा गया है कि हमने अंडरटेकिंग दी है, नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो लीगली ये चीजें कहीं नहीं मिलती है। वहीं इस चर्चा में एक और चीज सामने निकल कर आई है कि अगर बेसिक लेवल पर देखें तो अगर जो अस्पताल है
उन्हें अनुमति ही नहीं मिले, परमिशन ही ना मिले सीएमओ कार्यालय के द्वारा, और जो टीम गठित की गई है वहां पर जो अधिकारी होते हैं वहां से परमिशन ना मिले तो एमएनआरसी तक तो वो पहुंचेंगे ही नहीं। जब वहां पर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा और इस तरह की चीजें सामने ही नहीं आएगी। तो अब देखना यह है कि जो सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने वाली है 22 तारीख को, उसमें क्या चीजें सामने आती है, किसे दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में ऐसी की और अपडेट्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।